हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इम्यूनोकेमिस्ट्री की क्लास में। प्रीवियस क्लास में हम इम्यूनोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। टाइप्स में हमने देखा इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम डिस्कस कर रहे थे इन्नेट इम्यूनिटी है उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, कि इन्नेट जो इम्यूनिटी है कंजेनाइटल इम्यूनिटी उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। उस मैकेनिज्म में हम पढ़ रहे थे कि तीन जो कंपोनेंट्स है, मेन कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स और फेगोसाइटोसिस कंपोनेंट, ये तीन कंपोनेंट थे जिसमें हम फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फेगोसाइटिक कंपोनेंट कि कैसे ये इन्नेट इम्यूनिटी प्रदान करता है। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब जन्मजात इम्यूनिटी होती है, कंजेनाइटल होती है, ठीक है, और जन्म से ही ये प्रेजेंट रहती है। तो बात करते हैं फेगोसाइटिक कंपोनेंट कि कैसे इसके अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है और कैसे उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए बॉडी एक्शन करती है, और कैसे फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, कैसे उसको इंजेस्ट करता है उस फॉरेन पार्टिकल्स को। वो फेगोसाइटिक सेल्स है वो कैसे इंजेस्ट करेगी उसको और कैसे डिस्ट्रॉय करेगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं फेगोसाइटिक कंपोनेंट की। नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ ब्लड एंड टिश्यू बाय बैक्टीरिया और अदर्स फॉरेन पार्टिकल्स इज मीडिएटेड बाय फेगोसाइटिक सेल विच इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय देम, द प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। इसमें क्या होगा, ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर कोई बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर इन्वेजन करके अंदर पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद में जो फेगोसाइटिक सेल परसेंट रहती है ब्लड वेजल्स के अंदर, वो फेगोसाइटिक सेल्स क्या करेगी, उस फॉरेन पार्टिकल्स को इंजेस्ट करके क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। अगर बॉडी में कोई कट लग जाए, वुंड हो जाए या कोई इंजरी हो गई, कोई इंजरी होने के बाद में अगर बॉडी में कट लग गया तो ये बॉडी की जो स्किन है वो रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद में आसानी से फॉरेन पार्टिकल्स जो भी है, जैसे माइक्रोब्स है, कोई इन्फेक्शन जो है, वो क्या करेंगे, बॉडी में एंटर कर जाएंगे। एंटर कर जाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, एक्शन करेगी। एक्शन करके उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेस मेनली होती कैसी है कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर करता है, एंटर करने के बाद में वो कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। वो फॉरेन पार्टिकल्स कोई माइक्रोब्स हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोई केमिकल्स सीक्रेट करेगा। वो केमिकल्स क्या करेगा, वो जो ब्लड वेजल्स है उस ब्लड वेजल्स में ब्लड वेजल्स में बेसोफिल्स जो एक प्रकार की क्या है, डब्ल्यूबीसी है, वो प्रेजेंट रहती है। वो बेसोफिल्स क्या करेगी, स्टिमुलेट होकर क्या रिलीज करेगी, हिस्टामिन रिलीज करेगी। और हिस्टामिन का एक्शन क्या होता है, डायलेशन करना। तो वो क्या करेगा, ब्लड वेजल्स की जो कैपिलरी वॉल है उसको डायलेट कर देगा और केविटी का वॉल्यूम है बढ़ जाएगा। तो ब्लड वेजल्स डायलेट होगी तो ब्लड वेजल्स की जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। थिन हो जाएगी तो ब्लड वेजल्स की परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मेनली माइक्रोब्स जैसे ही बॉडी में एंटर करने के बाद में उसने कुछ केमिकल्स रिलीज़ किए। उस केमिकल्स के प्रभाव में ब्लड में प्रेजेंट बेसोफिल्स स्टिमुलेट होकर हिस्टामिन रिलीज करेगी। और हिस्टामिन क्या करेगा, हिस्टामिन ब्लड वेजल्स को डायलेट करेगा। और जैसे ही ब्लड वेजल्स डायलेट होगी तो ब्लड वेजल्स की जो वॉल है वो थिन हो जाएगी और परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की स्टेप्स क्या क्या है। फर्स्ट इज वेजोडाइलेशन, सेकंड इज एडहेशन, थर्ड इज डायपिडेसिस, फोर्थ इज कीमोटैक्सिस, फिफ्थ इज फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। तो फर्स्ट अपने बात की वेजोडाइलेशन, इसके अंदर क्या होगा, हिस्टामिन के प्रभाव में वेजल्स का डायलेशन होगा। उसके बाद में एडेशन होगा, उसके बाद में माइग्रेट करेगी, उसके बाद में कीमोटैक्सिस, फिर फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में भी 4 पॉइंट है। अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इंट्रासेलुलर डेथ ऑफ बैक्टीरिया और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा। तो फर्स्ट बात करते हैं फेगोसाइटोसिस स्टेप्स के अंदर वेजोडाइलेशन की। वेजोडाइलेशन मेनली कैसे होता है कि जैसे ही कोई इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर करते हैं
थ्रू द कट, कोई भी कट या इंजरी हो जाएगी तो वो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर करेगा तो कुछ जो सर्टेन केमिकल्स है वो रिलीज करेगा। उस केमिकल्स के प्रभाव में ब्लड में प्रेजेंट बेसोफिल्स एक्टिव होकर हिस्टामिन रिलीज करेगी और उस हिस्टामिन के प्रभाव में वेजल्स का क्या होगा, डायलेशन होगा। और वेजल्स पहले डायलेट नहीं थी, हिस्टामिन के प्रभाव में क्या हो गई, वो डायलेट हो गई, और डायलेट हो गई तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। तो उसके बाद में सेकंड प्रोसेस क्या होगी, एडिशन। एडिशन में क्या होगा, जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन स्लो होगा तो ब्लड धीरे धीरे जाएगा तो जो मैक्रोमोलिक्यूल है WBC की वो क्या करेगी, शट डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, वाल के सराउंडिंग चिपक जाएगी। वो चिपकने के बाद में क्यों ये चिपक क्यों रही है, क्योंकि ब्लड की वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ब्लड की वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि वेजल्स का डायलेशन हुआ था। उसके बाद में क्या होगा, डायपिडेसिस होगा। डायपिडेसिस में क्या होगा, जो WBC एडहेयर हुई थी, एडहेयर मतलब चिपक गई थी ब्लड वेजल्स की वाल पर, तो वो क्या करेगी, माइग्रेट करेगी। माइग्रेट मीन्स कि ये जैसे ब्लड वेजल्स है, और ब्लड वेजल्स कहाँ प्रेजेंट रहती है, सेल्स के सराउंडिंग रहती है, ये सेल्स प्रेजेंट है, इसके सराउंडिंग सेल्स प्रेजेंट है। तो ब्लड वेजल्स में WBC क्या करेगी, इस ब्लड वेजल्स की वाल से होते हुए कहाँ जाएगी, इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर आ जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर आ जाएगी। वो किस मूवमेंट के थ्रू, एक्टिव मूवमेंट के थ्रू, जिसको अपन अमीबॉइड मूवमेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कीमोटैक्सिस की, मूवमेंट ऑफ WBC टुवर्ड्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो वो WBC है ब्लड वेजल से निकलकर बाहर की तरफ आई और अब वो किसकी तरफ मूव करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करेगी। इसमें भी दो मूवमेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मूवमेंट जो होता है, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, वो होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन केमिकल सबस्टांस की ओर, जबकि नेगेटिव कीमोटैक्सिस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये ब्लड वेजल्स है, जब से ही कोई सराउंडिंग यहाँ पे बैक्टीरिया आया, उस बैक्टीरिया के प्रभाव से कुछ केमिकल सबस्टांस रिलीज किए, केमिकल सबस्टांस रिलीज करेगा तो ब्लड में प्रेजेंट बेसोफिल्स क्या रिलीज करेगी, हिस्टामिन, और हिस्टामिन के प्रभाव में क्या होगा, वेजो डायलेशन होगा, और वेजो डायलेशन होगा तो ब्लड स्टेसिस होगा, ब्लड की वेलोसिटी कम होगी, ब्लड की वेलोसिटी कम होगी तो ब्लड जो है स्टेसिस हो जाएगा, एक तरफ वाल की तरफ रुक जाएगा, और उससे क्या बोलेंगे, एडेशन बोलेंगे। एडेशन के बाद में थर्ड प्रोसेस होगी डायपिडेसिस की, जो एडहेयर WBC है वो क्या करेगी, माइग्रेट करेगी, ब्लड वेजल से बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। मूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगी कीमोटैक्सिस की। कीमोटैक्सिस में क्या होगा कि ये जो WBC बाहर आई, ये WBC क्या करेगी, उस बैक्टीरिया की तरफ मूव करेगी, और उसके बाद मूव करने के बाद में जो फेगोसाइटिक सेल है वो उस बैक्टीरिया को इंजेस्ट करने के बाद में क्या होगा, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। तो अब फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट फेगोसाइटिक प्रोसेस में क्या होगा, कीमोटैक्सिस होगा, कीमोटैक्सिस एंड एडहेरेंस ऑफ माइक्रोब्स टू फेगोसाइट्स। जो कीमोटैक्सिस फेगोसाइट्स क्या करेगी, माइक्रोब्स की तरफ मूव करेगी और उस माइक्रोब्स के साथ में अटैच हो जाएगी। देन आफ्टर इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब्स बाय फेगोसाइट्स, अब फेगोसाइट सेल क्या करेगी, उस माइक्रोब को इंजेस्ट करेगी, और माइक्रोब्स को इंजेस्ट करने के बाद में फेगोसाइट के साथ में माइक्रोब्स ऐड हो गया तो उसे बोलेंगे फेगोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेगोसोम बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फेगोसोम बनने के बाद में क्या होगा, वो फेगोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम के साथ में फ्यूज हो जाएगा और क्या बनाएगा, फेगोलाइसोसोम बनाएगा। फेगोलाइसोसोम बनने के बाद में वो फेगोलाइसोसोम में क्या होगा, लाइसोसोम के प्रभाव में वो लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करेगा, जो एक प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो उस बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, और उसे इंट्रासेलुलर डेथ बोलेंगे। डेथ होने के बाद में वो बैक्टीरिया क्रश हो जाएगा, छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और उस वेस्ट मटेरियल को फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा बॉडी से बाहर। उसके बाद में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स मिलेगा अपन को। अब अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक फेगोसाइटिक सेल प्रेजेंट है अपने पास में। फेगोसाइटिक सेल्स क्या करेगी, इस माइक्रोब को इंजेस्ट करेगी। इंजेस्ट करने के बाद में फेगोसाइट्स और माइक्रोब दोनों जुड़ने के बाद में बनेगा फेगोसोम। फेगोसोम फिर लाइसोसोम के साथ में बाइंड होकर क्या बनाएगा, फेगोलाइसोसोम। फेगोलाइसोसोम के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम के प्रभाव में क्या होगा, उस माइक्रोब्स का डिस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद में वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद में क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लामेशन की। इन्फ्लामेशन जो प्रोसेस है, इसमें क्या होगा कि जो रेस्पॉन्स अपन को मिलते हैं, कि जो साइन सिम्टम्स अपन को दिखाई देते हैं, वो फर्स्ट चीज़ है रबर। रबर मीन्स क्या होता है? रेडनेस। ये रेडनेस क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ब्लड वेजल्स क्या हो रही है? डायलेट हो रही है। तो डायलेट होगी तो ब्लड एक जगह स्टेसिस हो जाएगा, तो रेड कलर का शो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्यूमर। ट्यूमर मीन्स क्या होता है? स्वेलिंग। स्वेलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि परमिएबिलिटी जो है ब्लड वेजल्स की वो बढ़ रही है। परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर क्या हो जाएगा? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो स्वेलिंग कंडीशन अराइज होगी। नेक्स्ट है डॉलर। डॉलर मीन्स पेन होता है। इसका मीन्स क्या? इससे क्या कैसे रिलीज होगा? ये प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे रिलीज होता है तो पेन का सेंसेशन होगा। नेक्स्ट है कैलोर। टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि बॉडी में केमिकल रिएक्शंस अकर हो रही है। तो ये अपन ने पढ़ा था इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर 3 पॉइंट अपन ने पढ़े थे मैकेनिज्म के अंदर। फर्स्ट था स्ट्रक्चरल बैरियर या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, सेकंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर या फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, थर्ड इज फेगोसाइटोसिस कंपोनेंट। तो स्ट्रक्चरल बैरियर में अपन देख लिया स्किन है, आइज है, तो कैसे वो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को अंदर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर अपन ने केमिकल रिएक्शंस देखे थे, केमिकल सब्सटेंस देखे थे जो कैसे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट थी अपने फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। तो ये अब तक अपन ने पढ़ा था क्या था? इनेट इम्यूनिटी की मैकेनिज्म। अब ये अपन बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज़ द इम्यूनिटी विच इज़ एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ। आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के बाद में एक्वायर्ड की जाने वाली इम्यूनिटी क्या कहलाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज़ द रेस्पॉन्स शोन बाय द बॉडी व्हेन लेटर गेट इन्फेक्टेड। जब जन्म के बाद में कोई इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने के बाद में बॉडी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट होगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट होने के बाद में जो रेस्पॉन्स देगी उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू स्पेसिफिकली काउंटर एक्ट फॉरेन ऑर्गेनिज्म और सबस्टांसेज कॉल्ड एंटीजन। और जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर करता है उसे हम एंटीजन बोलेंगे। और उस एंटीजन के प्रभाव में बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स बनेगी, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज बनेगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉट ओनली रिलीव द इन्फेक्शन फ्रॉम बॉडी बट इम्यूनाइजेज इट फॉर फ्यूचर आल्सो। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो जो इन्फेक्शन आया उस इन्फेक्शन को तो डिस्ट्रॉय करेगी, ख़त्म करेगी, साथ में क्या करेगी? वही इन्फेक्शन अगर दोबारा बॉडी में आता है तो उसके लिए एंटीबॉडी पहले से तैयार रहती है, वो लेटर बाद में उसका इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफर्स फ्रॉम इन्नेट इम्यूनिटी इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इन्नेट इम्यूनिटी से डिफरेंट होती है। किस नेचर में डिफरेंट होती है? क्योंकि ये इट इज़ नॉट इनहेरिटेड, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिटेड नहीं होगी। इट इज़ स्पेसिफिक फॉर ए सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि एक जैसे टाइफॉइड बैक्टीरिया है उसके लिए एक सिंगल एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है। तो अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है और उसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होती है। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स की, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बात करते हैं एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की। इसके अंदर क्या होगा कि होस्ट का इम्यून सिस्टम वो एक्टिवली पार्टिसिपेट रहता है। तो इसके अंदर जो स्टिमुलस है वो कौन रहेगा? एंटीजन रहेगा। एंटीजन के प्रभाव में बॉडी में क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। तो इसके अंदर एंटीजेनिक एक्शन के प्रति एंटीबॉडी बनती है। तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एक्टिव इम्यूनिटी है वो दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा? क्लिनिकल और सब क्लिनिकल को इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के बाद में क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा? इसके अंदर बाहर से कोई वैक्सीन जो एंटीजन है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोड्यूस करने के बाद में बॉडी के अंदर क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। कुछ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के कुछ एग्जाम्पल है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, एंटीजन प्रोड्यूस करने के बाद एंटीबॉडी बनाते हैं। वो है बैक्टीरियल वैक्सीन। बैक्टीरियल वैक्सीन में लाइव वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स, बीसीजी, एंथ्रैक्स। किल्ड वैक्सीन में बात करें तो किल्ड वैक्सीन क्या होती है कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आर किल्ड बाय हीट फिनोल विदाउट चेंजिंग द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। कि एंटीजेनिक एक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी लेकिन बैक्टीरिया किल रहेगा। तो इसके अंदर एग्जांपल है टाइफॉइड वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन और पर्टूसिस वैक्सीन। नेक्स्ट है टॉक्सोइड। तो अपन ने बात कर ली किस किस की? आर्टिफिशियल के अंदर बैक्टीरियल वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट है टॉक्सोइड। टॉक्सोइड के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियल इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है
जो इंजेक्टेड किया जाता है रैपिडली इन इंक्रीजिंग डोजेज के साथ में। एग्जाम्पल है डीटी और डीटी। डीटी मीन्स डिप्थीरिया टॉक्सॉइड और टीटी मीन्स टिटनेस टॉक्सॉइड। नेक्स्ट है वायरल वैक्सीन। ये भी दो प्रकार की, लाइव और किल्ड होती है। लाइव के अंदर एग्जाम्पल है सेबिन वैक्सीन फॉर पोलियो, एमएमआर वैक्सीन फॉर मम्स मीजल्स रूबेला, वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन। और किल्ड वैक्सीन में आएगा एग्जाम्पल साल्क वैक्सीन, आईपीवी फॉर पोलियो, हेपेटाइटिस ए एंड बी एंड इन्फ्लुएंजा। ये था एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी के बाद में है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी है, इसके अंदर क्या होगा, हियर सब्जेक्ट इज इम्यूनाइज्ड बाई प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज एंड बॉडी सेल्स डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट। इस उसके एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर डायरेक्ट एंटीजन दे रहे थे, इसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाएगी, बनी बनाई एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाएगी। होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं रहेगा। ये भी दो प्रकार की रहती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्रकृति से पहले ही अपन को मिल रहा है, आर्टिफिशियल मतलब बाहर से इंजेक्ट की जाने वाली एंटीबॉडीज़। तो नेचुरल में बात करें, कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आईजीजी एंटीबॉडी है, वो ट्रांसमिट होती है मदर के प्लेसेंटा से फीटस के अंदर ट्रांसमिट होती है। और आईजीजी एंटीबॉडी जो है किसके अंदर पहुंचती है, फीटस के अंदर, जो उसको नेचुरली प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीड के दौरान आईजीई एंटीबॉडी जो है मदर के ब्रेस्ट मिल्क से किसके अंदर पहुंचती है, इन्फेंट के अंदर पहुंचती है। ये भी नेचुरल इम्यूनिटी प्रदान करती है। उसके बाद करते हैं अपन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, इम्यूनाइजेशन इन दिस केस इज पैसिव एंड प्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शन और सीरम ऑफ एनिमल्स दैट हैव बीन इम्यूनाइज्ड एक्टिवली। इसके अंदर क्या करेगा, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है आर्टिफिशियली और एंटीबॉडी जो है वो एक्शन करेगी 10 डेज ओनली। तो फॉलोइंग एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ATS एंटी टिटनेस सीरम, ARS एंटी रेबीज सीरम, ADS एंटी डिप्थीरिया सीरम। अब एंटी टॉक्सिन सीरम कौन कौन सा है, एंटी टॉक्सिक सीरम है डिप्थीरिया टिटनेस। एंटी बैक्टीरियल सीरम कौन कौन सा है, न्यूमोकोकल, मेनिंजोकोकल और एंथ्रेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, कि जो अपन ने पढ़ा एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स बताए थे मैंने आपको, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर एंटीजेनिक एक्शन होगा, कि एंटीजन प्रोड्यूस करेगा तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। इसके अंदर एंटीबॉडी दी जाती है, एंटीबॉडी दी जाएगी तो होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और बाय कांटेक्ट विद इम्यूनोजेंस, ठीक है, इसके कारण क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। पैसिव इम्यूनिटी के कारण क्या होगा, इसके अंदर डायरेक्ट बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, इफेक्टिव प्रोटेक्शन देती है, और पैसिव इम्यूनिटी होती है वो प्रोटेक्शन शॉर्ट लाइव्ड एंड लेस इफेक्टिव होती है। एक्टिव इम्यूनिटी इफेक्टिव आफ्टर लेग फेज, पैसिव इम्यूनिटी इफेक्टिव इमीडिएट एक्शन करती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट रहती है, जो लेटर बाद में कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको ट्रीट करने में काम आती है। और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर कोई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट नहीं रहती है। एक्टिव इम्यूनिटी नॉट एप्लीकेबल इन इम्यूनो डिफिशेंट होस्ट पर्सन, जिसकी इम्यूनिटी डिक्रीज है उसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी काम नहीं कर पाती है, इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम वीक है तो एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी। और इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन है उसके अंदर पैसिव इम्यूनिटी के दौरान क्या होगा, एंटीबॉडी काम कर सकती है। इस एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी का रेजिस्टेंस पावर डेवलप करने के लिए एक्टिव इम्यूनिटी को काम में लिया जाता है। और यूज्ड फॉर, नेक्स्ट अपन पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए पैसिव इम्यूनिटी के काम आता है। इसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी में बोथ सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी टेक पार्ट, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों पार्टिसिपेट करती है। ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एक्सक्लूसिवली ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज इन्वॉल्व्ड रहती है। थैंक यू।